नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन। हम देखेंगे कि किस तरह से जब सोलर रेडिएशन हमारा अर्थ पर इंसिडेंट होती है तो कहाँ पर किन कारणों के जरिए हमारा जो डायरेक्ट रेडिएशन होता है, डिफ्यूज रेडिएशन होता है, और जो अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर में कितना जो है रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है, कितना डिफ्रैक्टेड होती है, और कितना जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एरोसॉल हैं, गैसेस हैं, उन सबसे डिफ्यूज हो करके अर्थ सरफेस पर आती हैं। तो उसके लिए कारण है जिसे हम बोलते हैं डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन। इसी को हम डिप्लेशन बोलते हैं। तो सोलर रेडिएशन इज डिप्लेटेड when it passes through the atmosphere because different molecules do different things in the follows। जैसे इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स अकर्स इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कुछ एब्जॉर्प्शन जो सोलर रेडिएशन में कुछ जो हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जो अर्थ तक नहीं पहुंच पाता, वो है हमारा नाइट्रोजन के कारण, माइक्रो ऑक्सीजन के कारण, या अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, चाहे वो अल्ट्रा रेज हो या एक्स रेज हो। इस तरह से कुछ मात्रा में रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दूसरा कारण ओजोन लेयर है, जो कि ओजोन जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन ओजोन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तीसरा कारण है वाटर वेपर्स, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर में मौजूद है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद है, जो गैस है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह से इंफ्रारेड रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। और चौथा कारण जिसके कारण डिफ्यूज रेडिएशन होता है वो है डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स आल्सो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ सोलर रेडिएंट एनर्जी। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन रिजल्ट्स इन नॉन, अगर मान लीजिए एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है तो क्या होगा? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन रिजल्ट्स इन नैरोइंग ऑफ द बैंड विद इट। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल solar energy, that is energy received by the earth, lies within the range of 0.29 micron to 2.5 micron। टेरेस्ट्रियल रीजन मैंने आपको बताया था कि टेरेस्ट्रियल रीजन वो होता है जो सन से डायरेक्ट अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर होता है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर का हिस्सा हमारा जो है उसका एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये एटमॉस्फेयर हो गया। सन से जो डायरेक्ट रेडिएशन आती है इसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो एटमॉस्फेयर को भेदते हुए अर्थ सरफेस को रीच करता है, टेरेस्ट्रियल। और इसके बाहर जो रेडिएशन रह जाती है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। कुछ रेडिएशन जो यहाँ पे वातावरण से डिफ्यूज हो जाती हैं, एरोसॉल गैसेस के द्वारा वो डिफ्यूज होकर के ऐसे पहुँचती हैं, उसे बोलते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो सर द्वारा जो रेडिएशन होती है वो कई पार्ट में कई कारणों से डिप्लेटेड हो जाती है। उसमें एक दूसरा रीजन है स्कैटरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग बाई डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्स रीडिस्ट्रीब्यूशन of incident energy। a part of scattered radiation is lost। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ जो पार्ट जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है कुछ मात्रा में रिफ्लेक्ट हो जाती है टू स्पेस व्हाइल रिमेनिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ स्पेस। बहुत सा जो अर्थ से जो सोलर से एनर्जी आती है वो डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा डिफ्यूज हो जाती है, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है और यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है, या कुछ रिफ्लेक्ट होकर के बैक टू द स्पेस चली जाती हैं, चाहे वो इंफ्रारेड के रूप में हो चाहे रेडिएशन के रूप में हो। और कुछ मात्रा में जो है रिमेनिंग जो होती है डायरेक्टली टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस को रीच करती हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ सकती हैं और डिफरेंट रेडिएशन के फॉर्म में भी होती हैं। द टोटल रेडिएशन एट एनी लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द सम ऑफ बीम रेडिएशन एंड द डिफ्यूज रेडिएशन। जो टोटल रेडिएशन किसी भी पार्ट पे यानी अर्थ के किसी भी लोकेशन पे हम किसी भी पॉइंट पे अगर लेंगे तो वो हमारा जो है वो सम ऑफ बीम रेडिएशन, टोटल बीम रेडिएशन यानी डायरेक्ट रेडिएशन के और डिफ्यूज रेडिएशन के बराबर होता है। यानी कि अर्थ पे जो हमारा डायरेक्ट रेडिएशन है सन द्वारा
या डिफ्यूज होके जो आ रहा है, इसे उन दोनों के सम के बराबर हमारा टोटल रेडिएशन होता है, टोटल रेडिएशन कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि बीम रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा। सोलर रेडिएशन प्रोपोगेटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज बीम रेडिएशन। बिना डायरेक्शन चेंज की जो डायरेक्ट आती है उसे बीम रेडिएशन बोलते हैं। जबकि डिफ्यूज रेडिएशन हमारा कहलाता है सोलर रेडिएशन स्कैटर्ड बाई एरोसॉल डस्ट एंड मॉलिक्यूल इज नोन एज डिफ्यूज रेडिएशन। जैसा कि आप देख रहे हैं सन द्वारा जो हमारा जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट अगर अर्थ पे ना हो पाए, डिफरेंट डायरेक्शन से आए, डिफ्यूज होकर के आए, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए तो उसे डिफ्यूज रेडिएशन कहते हैं। ग्लोबल रेडिएशन द सम ऑफ बीम एंड डिफ्यूज रेडिएशन इज रिफर्ड टू एज टोटल और ग्लोबल रेडिएशन। जो बीम और डिफ्यूज रेडिएशन का टोटल सम होता है वो हमारा ग्लोबल रेडिएशन कहलाता है। द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस इन द स्काई इज नॉट यूनिफॉर्म। द डिफ्यूज रेडिएशन इज देयरफॉर इज सेड टू बी एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। क्योंकि जो इंटेंसिटी जो होती है डिफ्यूज रेडिएशन की वो वेरियस डायरेक्शन से आती है, कहीं से भी स्पेस से आ सकती है, वो एक यूनिफॉर्म नहीं होती, इसीलिए जो डिफ्यूज रेडिएशन होती है उसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर की होती है, उसे हम एनिसोट्रॉपिक नेचर में बोलते हैं। कुछ चीज़ें और जो हमारे रेडिएशन को भी प्रोवाइड कर सकती हैं, जिसमें हमारा एक है एयर मास। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द वर्टिकल पाथ विच इज़ मिनिमम थ्रू द एटमॉस्फेयर, इसे हम बोलते हैं एयर मास। इसे हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जो पाथ लेंथ होता है, जो रेशियो है पाथ लेंथ एटमॉस्फेयर का और वर्टिकल पाथ लेंथ के, उसको हम बोलते हैं एयर मास। इस तरह से निकालते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास इक्वल टू पाथ लेंथ ट्रांसवर्ड बाई बीम रेडिएशन डिवाइड बाई वर्टिकल पाथ लेंथ ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एम इक्वल टू सेक थीटा जेड, या इसे हम कोसेक अल्फा में भी, इसे जो कि कोसेक अल्फा के बराबर हो जाता है। थीटा जेड यहाँ पर जेनिथ एंगल यानी एंगल बिटवीन सन रे एंड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसा कि अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। अल्फा इज द इंक्लिनेशन एंगल यानी एंगल बिटवीन सन रे एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। आगे इसी में हम देखेंगे कि ये देखिए आपके सामने ये बड़ा अल्फा और थीटा जेड वर्टिकल डायरेक्शन सन के बीच हमारा ये जो है एंगल जो बन रहा है, इसे हम थीटा जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी थीटा जेड इज द जेनिथ एंगल, अल्फा इज द इंक्लिनेशन एंगल, क्योंकि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। कुछ चीज़ें और इसमें जैसे पूछी जाती हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज एंड डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। तो डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं। डायरेक्ट रेडिएशन हैव यूनिक पाथ एंड डेफिनिट डायरेक्शन, वाइल इन डिफ्यूज रेडिएशन स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर आर प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट, वेरी इंटेंस at one point of the surface, the diffuse radiation is not very intense. Third point, atmospheric condition like cloud and pollution decreases the direct radiation, while in diffuse radiation atmospheric radiations like clouds and pollution increases diffuse radiation. तो प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रेडिएशन जो भी हमारा होता है, जो क्लाउड पोल्यूशन के कारण हमारा जो रेडिएशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो डिफ्यूज रेडिएशन बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ द स्काई रेडिएशन दैट इज डायरेक्ट इन मच लेस इन हायर लैटिट्यूड, while the percentage of the sky radiation that is diffused is much greater in higher latitude। इसमें कम होता है लैटिट्यूड पे, जबकि इसमें ज़्यादा होता है। लास्ट पॉइंट है, when the sky is clear and the sun is very high in the sky, direct radiation is around 85% of the total in solution of striking the ground। तो अगर मान लीजिए अगर आसमान साफ सुथरा है और सूर्य जो है हमारा बहुत ऊंचाई पर है, स्काई पे बहुत ऊंचाई पे है, तो जो डायरेक्ट रेडिएशन होता है लगभग 85% होता है पूरे रेडिएशन का। वाइल इन केस ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द सन इज वेरी हाई इन द स्काई, diffuse radiation is around 15% of the total insolation striking the ground। तो लगभग जो डिफ्यूज रेडिएशन होता है, अगर हमारा आकाश आसमान क्लियर है तो उसमें 15%
के अराउंड होता है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बेसिक चीज़ें देखते हैं। यूनिट्स ऑफ सोलर पावर एंड सोलर एनर्जी। एसआई यूनिट्स में हम लोग अभी जैसे कि अपनी पढ़ते हैं, एंगल के लिए कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे या 4.2 जूल हम लोग लेते हैं कैलोरी में। तो सोलर एनर्जी के लिए किलो जूल पर मीटर स्क्वायर, किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, रेडिएशन के लिए या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर के रूप में हम लोग मेजर करते हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एवरेज सोलर रेडिएशन के बारे में। One of the earliest expressions for monthly average horizontal solar radiation (HAB) was given by the एंगस्ट्रॉम 1924 में। एंगस्ट्रॉम ने एक हॉरिजॉन्टल सोलर रेडिएशन मेजर करने के लिए, एक एवरेज हॉरिजॉन्टल सोलर रेडिएशन मेजर करने के लिए एक्सप्रेशन दिया था, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर HAB इक्वल टू H0 डैश इंटू A डैश B डैश N बार ऑन N, where A dash and B dash are arbitrary constant। A dash और B dash हमारे arbitrary constant हैं। As Fultis 1950 में suggested that A dash is equal to, Fultis ने 1951 में सजेस्ट किया कि A की डैश की वैल्यू 0.35 और B डैश की 0.61 है। H0 the monthly average horizontal solar radiation for a clear day, where N bar is average daily hours of bright sunshine for same period, और एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम डेली आवर्स ऑफ ब्राइट सनशाइन फॉर द सेम पीरियड। अब बेटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन अगर हम इसको बेटर फॉर्म में लिखते हैं तो HAB इक्वल टू H0 A प्लस B N बार अपॉन N से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर गूगल से कुछ लोकेशन के जो है A और B के वैल्यूज ली गई हैं जो आपके सामने प्रेजेंट, जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल। अहमदाबाद के लिए की वैल्यू 0.28 एंड 0.48 B का है। इस तरह कुछ एक रेफरेंस के लिए कि हाँ एक टेबल लिया गया है। तो H0 कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशंस। तो क्वेश्चन अगर हम करेंगे H0 कैलकुलेट करना चाहें, H0 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि H0 क्या है, द मंथली एवरेज हॉरिजॉन्टल सोलर रेडिएशन फॉर ए क्लियर डे। मंथली एवरेज हॉरिजॉन्टल सोलर रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से 24/5 ISC यानी सोलर कांस्टेंट 1/0.033 cos 360 n by 365, और साथ ही में cos पाई cos डेल्टा साइन ओमेगा एस प्लस 2 पाई ओमेगा बाई 360 साइन पाई साइन डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर ISC सोलर कांस्टेंट पर आवर है, एन हमारा डे ऑफ द ईयर है, और ओमेगा द सनराइज आवर एंगल। ये इस पूरे इक्वेशन को हम कूपर इक्वेशन कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। Determine the average value of solar radiation on a horizontal surface for June 22 at the latitude of 10 degree north if constant A and B are given and equal to the 0.30 and 0.5। इस क्वेश्चन में A और B की वैल्यू गिवन है और रेशियो जो दिया गया है N बार अपॉन N की 0.55 गिवन है। जून 22 के लिए हमको जो है सोलर रेडिएशन की वैल्यू हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ज्ञात करनी है, वो क्या होगी इसका हम आंसर देखते हैं। तो डिक्लाइनेशन एंगल डेल्टा फॉर जून 22 अगर हम देखेंगे तो 23.5 है। सनराइज आवर एंगल्स अगर हम देखेंगे, सनराइज आवर एंगल्स हो जाएगा आवर एंगल कैलकुलेट करने के फार्मूले से cos -10 पाई 10 डेल्टा से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जाता है जो वैल्यूज पुट करने के बाद 94.39। फाई यहाँ पे 10 डिग्री है, एंड यहाँ पर डेज ऑफ द ईयर है। तो जून 22 के लिए हमारा जो पूरे दिन आएंगे अगर गिनेंगे हम जनवरी से जून 22 तक तो लगभग 172 डेज आएगा। तो अब हम H0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 24/5 ISC। सारे फार्मूले में सारी वैल्यूज हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, जहाँ पर हमारा नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्व करने के बाद हमारा H0 की जो वैल्यू है वो 2 यूनिट हम लोग मेजर कर सकते हैं, 2 यूनिट में हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चूँकि द वैल्यू ऑफ ISC इन SI यूनिट्स इज़ 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर न किलो जूल 4871 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर आवर होता है, या MKS यूनिट में 1165 किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर होता है।
तो इन दोनों का आंसर जो हमारा एच नॉट की वैल्यू होगा उसके बेस पर ISC यानी सोलर कांस्टेंट के बेस पर अलग अलग दो आंसर आ सकते हैं। तो एच नॉट अगर हम वैल्यू लेते हैं SI यूनिट में तो हम यहाँ पर ISC यानी 1353 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 10143 वाट पर मीटर स्क्वायर डे आएगा। और इसी तरह अगर मान ली इसी तरह हम HAC कैलकुलेट करेंगे तो HAC जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था इस विषय में, इस फार्मूले पे हम लोगों ने आपको बताया दैट नॉट द मंथली वेज हॉरिजॉन्टल सोलर रेडिएशन फॉर ए क्लियर डे कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते थे, और हमारा एच नॉट आ जाएगा। इसी तरह हमारा जो है एवरेज जो रेडिएशन होगा वो हो जाएगा हमारा 5884 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डे। MKS सिस्टम में अगर हम ISC की वैल्यू रखते हैं 1165 तो 1165 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो सोलर रेडिएशन होगा वो 8740 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन फार्मूले की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से हम सोलर रेडिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरिंग सोलर रेडिएशन के लिए कौन कौन सी हमारी डिवाइसेस हैं जो हम सोलर रेडिएशन मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।